चलो देखो, हिंदी। आज अपन क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। ओके। हिंदी। आज होगी हिंदी की पहली क्लास। फर्स्ट क्लास काय की होगी बेटा? हिंदी की होगी। अब हिंदी किसके लिए इम्पोर्टेंट है? एसएससी, जीडी के लिए, एमपी टेट के लिए, किसी के लिए, मतलब सभी के लिए अवेलेबल है हिंदी। चलो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हिंदी में क्या? व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। अब देखो, हम व्याकरण के बारे में समझे। व्याकरण है क्या? सुनिए सर, व्याकरण वह विधा है, व्याकरण वह विधा है, व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा भाषा का, जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध रूप से बोलने, भाषा का शुद्ध रूप से बोलने, बोलने, लिखने, पढ़ने का ज्ञान होता है। पढ़ने का ज्ञान होता है। तो देखो, व्याकरण क्या है? लिखते चलो, लिख लो हल्का, तुम लोग लिखते चलो फटाफट। हाँ, फिर बाद में तुम्हें लिखना पड़ेगा घर पे, ताकि बेस्ट है कि लिखते चलो। और अगर नहीं लिखना चाहो तो बाद में लिख लेना। ओके, बाद में रिकॉर्डिंग दे देंगे तो ये लिख लेना। तो देखो, व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध रूप से बोलने, लिखने को, पढ़ने का ज्ञान होता है। अब देखो, व्याकरण के मुख्यतः 3 विभाग होते हैं। व्याकरण के मुख्यतः कितने विभाग होते हैं? 3 विभाग होते हैं। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? 3। कौन कौन से विभाग होते हैं व्याकरण के? मुख्यतः 3 विभाग। नंबर 1 पे हम बात करें काय की? नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विन्यास। नंबर 3 वाक्य विन्यास। तो जो वर्ण विचार है ना, इसे अपन ध्वनि विचार भी कह सकते हैं। वर्ण विचार को अपन किस नाम से और जान सकते हैं? ध्वनि विचार, है ना? ध्वनि विचार के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, आप समझो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने का ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। कौन कौन से? एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विन्यास। 3 प्रकार होता है। हाँ, तो कितने विभाग होते हैं व्याकरण के? 3 विभाग होते हैं। बताओ कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विन्यास। ये 3 अपन को पढ़ना, समझ लेना। इन तीनों से पूरा व्याकरण खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा? बताओ। वर्ण विचार, यानी कि जिसका नाम है ध्वनि विचार। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, हेडिंग बनाएंगे, वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार को अपन कहते हैं क्या? ध्वनि विचार। वर्ण विचार को अपन क्या कहेंगे बेटा? ध्वनि विचार। समझिए, देखो, मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली प्रत्येक, प्रत्येक सार्थक ध्वनि को,
प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं बताओ? वर्ण कहते हैं। तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को इसलिए ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ध्वनि को भाषा की कैसी इकाई माना जाता है बताओ? सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो ये अपन ने सबसे पहले ध्वनि विचार या वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। तो वर्ण विचार में क्या है? मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि को भाषा की सबसे कैसी इकाई बेटा? सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। आगे चलिए, अब हम देखो इसमें पढ़ेंगे क्या? वर्णमाला। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? वर्णमाला। इसमें अपन पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले वर्णमाला होती क्या है लिखो। वर्णों के क्रमिक उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमिक उच्चारण समूह को हम क्या कहते हैं बताओ? वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। वर्णों की कुल संख्या 52 वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। जबकि मूल संख्या 44 होती है। जबकि मूल संख्या कितनी होती है? 44 होती है। सुनिए इधर, वर्ण विचार होता क्या है? वर्ण विचार मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। इतनी बात क्लियर? अब आते हैं हम वर्णमाला पे। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के क्रमिक उच्चारण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है और जबकि मूल संख्या कितनी है? 44 है। अगर मूल संख्या पूछे तो कितनी लगाओगे? और वर्णों की कुल संख्या पूछे तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 52 है। तो कुल कितने वर्ण है? 52 है। और जबकि मूल संख्या कितनी है? 44 है। आगे चलिए अब देखो इनका हम क्रम देखें। टोटल वर्ण कितने हैं? 52 है ना, कुल संख्या कितनी है वर्णों की? वर्णों की कुल संख्या बेटा कितनी है? वर्णों की कुल संख्या 52 है। कैसे 52 है समझो। वर्णों की यदि कुल संख्या 52 है तो कैसे? नंबर 1 पे हम बात करें व्यंजन। व्यंजन कितने हैं भाई? दूसरी बात करें स्वर कितने हैं वर्णमाला में? तीसरी बात करें हम व्यंजन हो गया, स्वर हो गया, और फिर क्या बचा? अयोगवा है।
या अयोगवाह कितने हैं। चौथी बात करें हम संयुक्त व्यंजन कितने हैं। संयुक्त व्यंजन। और पांचवी बात करें हम द्विगुण व्यंजन। कौन सा व्यंजन बेटा। द्विगुण व्यंजन। अब देखो कौन कितने हैं, सुनिए। कुल कुल वर्णों की संख्या कितनी है पहले ये बताओ। 52 है। व्यंजन है हमारे पास कितने, 33। स्वर होते हैं 11। हाँ, अयोगवाह है 2। अयोगवाह कौन कौन से अंग है, और एक आहा होता है। अंग और आहा 2 अयोगवाह हो गए, एक अंग हो गया और एक आहा हो गया। संयुक्त व्यंजन कितने हैं बेटा, 4। कौन कौन से, छेद, त्रा, ज्ञा और सिरा। छेद, त्रा, ज्ञा और सिरा। अब द्विगुण व्यंजन की बात करें, द्विगुण व्यंजन है 2, ये वाला और ये ढक्कन वाला। द्विगुण व्यंजन कितने हैं बेटा हम पे, 2 हैं। कौन कौन से, टा और ढा। इस तरह से लिख लो, टा और ढा। तो देखो आप इनकी अगर हम काउंटिंग करें, देखो 3 और 1 4 तो 6, 6 4 10, 2 12 की 2, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5। कुल वर्ण कितने हो गए बेटा, 52। टोटल वर्ण कितने हो गए सर, 52 वर्ण हो गए। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है, 52 है। व्यंजन कितने हैं, 33 है। स्वर कितने हैं, स्वर बताओ। स्वर स्वर 11। अयुग्मा कितने हैं, 2 है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन, छेद, त्रक, ज्ञा, सिरा। फिर बोलो, छेद, त्रक, ज्ञा और सिरा। अच्छा, स्वर कितने हैं, स्वर 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 11 है। व्यंजन कितने हैं, स्वर, अयुग्मा, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। टोटल वर्णों की संख्या 52। टोटल कितने वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में, 52। आगे चलें तो सबसे पहले अपन बताओ क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं स्वर। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, किसको बताओ, स्वरों को। स्वर हैं कितने बेटा, स्वर स्वर होते कितने हैं, 11। चलो देखो ये स्वर होते क्या है, देखो उधर। जिन वर्णों का, देखो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिन वर्णों का अस्तित्व कैसा होगा, स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब जानते हो, किसी दूसरे की सहायता से ना बोले जाए, जिन्हें किसी दूसरे की सहायता ना लेनी पड़ी, तो वे स्वर होते हैं। तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है ना। तो जिन वर्णों का बेटा स्वतंत्र क्या होता है बताओ, अस्तित्व होता है। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, या जो वर्ण, या जो वर्ण, या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से, काय से बेटा, या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में, अभी हमने बताया था ना, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। एक बात और, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। एक पॉइंट, एक चीज और लिखो, इन्हें, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बताओ,
इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। एक चीज और लिख लो, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? बताई थी मैंने, 11। इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बता, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे हम बात करें, जैसे देखो बेटा, 11 हम गिनाए स्वर कितने हैं। जैसे कि हम बात करें, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ और ऋषि बाबा। देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यही 11 स्वर है। कितने स्वर हैं बताओ? तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, है ना, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? ओ और औ। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? इनकी संख्या 11 होती है। तो बताओ कितने हैं ये? 11। तो स्वर कितने होते हैं बताओ? 11। तो मात्रा किसे कहा जाता है? स्वरों को मात्रा किसे कहा जाता है बताओ? स्वरों को मात्रा भी कहा जाता है ना, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 11। और इनका अस्तित्व कैसा होता है बताओ? इनका अस्तित्व कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। अब देखो, स्वर हो गए। हम बात करें काय की बताओ? स्वरों के भेद की। अब हम बात करेंगे, स्वर पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। तो हम पढ़ेंगे अब स्वरों के भेद। नेक्स्ट पे आओ। अब ऐड बनाइए स्वरों के भेद। स्वरों के भेद। चलो हम बात करें स्वरों के भेद। अब एक बताओ, स्वरों की तो निम्नलिखित भेद होते हैं, कई सारे भेद होते हैं, है ना। स्वरों के कई सारे भेद होते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वरों के भेद में जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, नंबर 1, काय के आधार पर? उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के भेद। तो काय के आधार पर बता? उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के भेद। सुनिए, उच्चारण अवधि के आधार पर, देखो उच्चारण अवधि के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बताओ? 3। पहला देखो, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, हर्ष स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। नंबर तीसरा होता है प्लुत स्वर। देखो, अवधि माने जानते हो? अवधि, अवधि माने होता है समय। उच्चारण में जो समय लगता है ना, हर्ष स्वर जो सबसे कम समय, दीर्घ स्वर उससे 2 गुना समय, प्लुत स्वर दीर्घ से भी 2 गुना समय। तो समय के आधार पर बताओ, उच्चारण अवधि के आधार पर हमारे स्वरों को कितने भेद होते हैं? 3। तो बताओ, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और कौन से? प्लुत स्वर। अब हम बात करते हैं, देखो
सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर पढ़ने वाले हैं बेटा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? देखो इधर, ह्रस्व स्वर पढ़ने वाले हैं। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर में लिखेंगे हम जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा लगती है, अर्थात एक मात्रा लगती है, एक मात्रा लगती है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बताओ? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब देखो बेटा, जैसे हम बात करें, जैसे जैसे अगर हम सोचे कि सर जैसे बताओ, ह्रस्व स्वर मात्र 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि बाबा। नहीं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और कौन सा है? ऋषि बाबा। तो कितने ह्रस्व स्वर हैं? 4। ह्रस्व स्वर कितने हैं बेटा? यही 4 ह्रस्व स्वर हैं। और सबसे खास बात तो ये है, इसे नोट बना के ये लिखो, नोट बना के लिखो, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम क्या किस नाम से भी जानते हैं बताओ? मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को हम किस नाम से भी जानते हैं? मूल स्वरों के भी नाम से जानते हैं। अगर अपन बात करें अब दीर्घ स्वर की, पहले अपन ने पढ़ ली है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा लगती है, वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि बाबा। और इन्हीं ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। अगर पूछे, पेपर में पूछा जाए कि कुल स्वर कितने हैं, तो 11। कुल स्वर कितने लगाओगे? और मूल स्वर पूछे तो 4। मूल स्वर कितने हैं? 4। बताओ कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि बाबा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वरों की। दूसरी हेडिंग बनाइए, दीर्घ स्वर। अपन पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में लिखें, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना, ह्रस्व स्वर से 2 गुना, हाँ, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताओ? दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात 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 2 मात्राएं होती हैं, अर्थात 2 मात्राएं लगती हैं। अर्थात कितनी मात्रा लगती है बेटा? जो दीर्घ स्वरों में क्या मात्रा? 2, और ह्रस्व स्वरों में 1 मात्रा। अर्थात 2 मात्राएं लगती हैं
दो मात्राएं लगती हैं एवं इनमें दो स्वरों की संधि होती है। कितने स्वरों की संधि होती है बताओ? दो स्वरों की संधि होती है। दो स्वरों की संधि होती है। मात्रा कितनी होती है? दो। और जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लगता है वे क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। और जिनमें सबसे कम समय लगता है वो क्या है? ह्रस्व स्वर। अब देखो आगे बेटा एग्जाम्पल देखें। देखो जैसे हम बात करें जैसे की, जैसे की बात करें हम तो देखो कैसे लिखोगे आप? जैसे की बात करें देखो दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? बड़ा आ, फिर आइए बड़ी ई, फिर आइए बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। बताओ कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो कितने हो गए बेटा? टोटल 7 हो गए। बड़ा आ। अब हमने एक बात बताई थी कि सर दो स्वरों की संधि होती है। दो स्वरों की संधि कैसे है? जैसे बड़ा आ जो बनता है ना, छोटा आ प्लस छोटा नहीं, छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा। अब बड़ी कब बनेगी? हाँ, छोटी प्लस बड़ा ऊ कब बनेगा? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बराबर बड़ा ऊ। अच्छा ए की बताओ, ए कब बनेगा बेटा? ए अगर आ प्लस ई मिलके बनता है ए, और आई क्या बनेगा? नहीं नहीं नहीं, आ प्लस ए से मिलके बनता है ए। ओ कैसे बनेगा सर? आ ऊ से। आ प्लस ऊ से ओ बनेगा। अब औ कैसे बनेगा? आ प्लस ओ से। आ प्लस ओ से। जी देखो आ ई ऊ जे एक जैसे रहे ना। पहले इधर देखो बेटा, ढंग से देखना। ये एक जैसे रहे ना इतने, और इतने एक जैसे रहे। तो देखो एक बात सुनो, अगर ये एक जैसे हैं तो ये होते हैं, देखो ये होते हैं कैसे स्वर? ये वाले ये होते हैं सजातीय स्वर। ये कहलाते हैं सजातीय स्वर और ये कहलाते हैं विजातीय स्वर। देखो ये कहलाते हैं सजातीय स्वर और ये कहलाते हैं विजातीय स्वर। सजाती और विजाती। लेकिन टोटल दीर्घ स्वर हैं कितने? टोटल पूरे 7। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। और हास्य स्वर कितने हैं? 4। तो अब ये बताओ, हास्य स्वर 4, हास्य स्वर हो गए बेटा कितने? 4। 4 तो हास्य स्वर है और 7 दीर्घ स्वर है। टोटल 11 हो गया। तो सर स्वर तो 11 ही है। फिर तीसरा भेद बचा है कौन सा? देखो तीसरा भेद है कौन सा? एक प्लुत स्वर। अब इसमें किसे रखा जाएगा? स्वर सर पूरे खत्म हो गए। काय खत्म हो गए? देखो क्योंकि सर हास्य स्वर है 4 और सर दीर्घ स्वर है 7। तो 7 और 4 टोटल कितने हो गए बेटा? 11 हो गए। अब जब स्वर खत्म हो गए और जबकि स्वर हैं कितने? 11, फिर प्लुत स्वर में किससे रखा जाएगा? तो देखो हम प्लुत स्वर की बात करें। काय की बात करें? प्लुत स्वर की। एक बात और ध्यान रखना, एक नोट और बना लो इसमें। एक काम करो, एक नोट बना लो। देखो सभी दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त सभी दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट। मूल स्वर, हास्य स्वरों को मूल स्वर, और सभी दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं बताओ? संयुक्त स्वर। बेटा किसे बोलते हैं हम? सभी दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। और जबकि सभी मूल स्वरों को क्या कहते हैं? हास्य स्वरों को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं।
और दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इतनी में कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। अब हम बात करते हैं तुमसे प्लुत स्वरों की। कैसे उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। चलो हम बात करें प्लुत स्वरों की। देखो बेटा, प्लुत स्वर हम बात कर रहे हैं काय की चर्चा तुमसे कर रहे हैं, प्लुत स्वरों की। देखो प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में उच्चारण में दीर्घ 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 स्वरों से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। इनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इनका प्रयोग क्या में किया जाता है बेटा? संस्कृत में किया जाता है। जैसे हम बात करें दूर से पुकारने, दूर से पुकारने, रोने, गाने, दूर से पुकारने, रोने, गाने, चिल्लाने, चिल्लाने में किया जाता है। चिल्लाने में किया जाता है। इनकी संख्या एक होती है। इनकी संख्या कितनी होती है बताओ? इनकी संख्या एक होती है। बताओ बेटा, इनकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। जैसे हम बात करें, जैसे ओम, है ना, ओम लिखते हैं ना अपन, जैसे ओम उच्चारण करते हैं, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं ना, ओम, है ना, ये अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे भी तो लिख सकते बेटा, ओम आदि कल। आदि कल। तो ये थे प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता। बताओ कौन से स्वरों का प्रयोग हिंदी में नहीं होता? प्लुत स्वरों का प्रयोग। कौन से स्वरों का प्रयोग हिंदी में नहीं होता? तो कौन से स्वरों का प्रयोग हिंदी में होता है? हास्य स्वरों का और दीर्घ स्वरों का प्रयोग हिंदी में होता है, लेकिन प्लुत स्वरों का हिंदी में नहीं होता। तो प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? एक है। अच्छा जी बताओ, दूर से पुकारने, रोने, चिल्लाने, गाने में कौन से स्वरों का प्रयोग करते हैं? प्लुत स्वरों का। अगर हम किसी का रोना लिखें या गाना लिखें तो बताओ कौन से स्वरों यूज करेंगे? तो प्लुत स्वरों का प्रयोग हिंदी में होते ही नहीं। कहाँ कायम होता है फिर इनका प्रयोग? प्लुत स्वरों का प्रयोग काय में किया गया है? संस्कृत में किया गया है। प्लुत स्वरों को किसमें समझा बताया गया है? संस्कृत में। इनका प्रयोग काय में करते हैं बेटा? संस्कृत में करते हैं। अब देखो हम पढ़ते हैं दूसरा प्रकार। अभी अपने पढ़ा था उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के भेद। अब अपन पढ़ रहे हैं जाति के आधार पर स्वरों के भेद।
जातीय आधार पर, जातीय आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद काय के आधार पर बताओ, जातीय आधार पर स्वरों के भेद। तो देखो बेटा इधर जाति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं वो समझिए। जाति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। देखो जाति के आधार पर, देखो बेटा जाति के आधार पर जाति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। स्वरों के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। नंबर एक लिखिए सजातीय स्वर, नंबर दूसरा होता है विजातीय स्वर। नंबर एक सजातीय स्वर, नंबर दो विजातीय स्वर। तो सबसे पहले हम बात करें कौन से स्वरों की, सजातीय स्वर। हम बात करें कौन से स्वरों की बेटा, सजातीय स्वर। तो सुनिए सजातीय स्वर में देखो आ आ आ आ ई ई ऊ ऊ डॉट 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 आदि, आदि जोड़े ऐसा कर लो। देखो आदि जोड़े आपस में सजातीय कहे जाते हैं। सजातीय कहे जाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण एक ही ढंग से होता है, क्योंकि इनका उच्चारण एक ही ढंग से होता है। इनका उच्चारण एक ही ढंग से होता है। अपन बात करें विजातीय, नंबर एक सजाती, नंबर दो विजातीय स्वर। सजाती नंबर दूसरा कौन सा है, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर में अपन को क्या करना है बेटा, देखो इधर जैसे हम बात करें आ के बाद अब लिखना है ई, हम यहां लिखने में सपोज करो ई, और ई के बाद हम करते हैं ऊ, मतलब एक जैसा एक ही ढंग से उच्चारण नहीं होना चाहिए। यहाँ बेटा हमने आ लिख लिया, अब सपोज करो हमने लिख लिया ऊ, बड़ा ऊ, लिख लो आदि जोड़े आपस में विजातीय कहे जाते हैं, विजातीय कहे जाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण अलग अलग ढंग से होता है। अलग अलग ढंग से होता है क्योंकि इनका उच्चारण आपस में अलग अलग, इनका उच्चारण कैसा होता है आपस में अलग अलग ढंग से होता है। कैसे अलग ढंग,
आ के बाद ई आया, यहाँ क्या था, आ के बाद आई था, उच्चारण सेम ढंग, ई के बाद ई था, ऊ के बाद उई था, तो यहाँ बदल गए देखो उच्चारण ढंग, आ के बाद ई के बाद ऊ और आ के बाद ऊ। तो देखो आज हमने पढ़े क्या क्या, सुनिए। सुनो बेटा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा क्या, आज व्याकरण पढ़ा। व्याकरण में विभाग पढ़े अपन ने, कितने व्याकरण के विभाग कितने होते हैं बताओ, मैं पूछूं तुम बताना है ना। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, 3। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विन्यास। आगे देखो, वर्ण विचार या ध्वनि विचार क्या होता है, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, इसलिए ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। अब वर्ण विचार में सबसे पहले अपन ने पढ़ी क्या, वर्णमाला। वर्णों के क्रमिक उच्चारण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। तो वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 52, और जबकि मूल संख्या 44 होती है। बताओ कुल संख्या, मूल संख्या, वर्णों की कुल संख्या कितनी है बेटा, 52। व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, अयोगवा, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, फिर बोलो व्यंजन, स्वर, अयोगवा, अयोगवा कौन कौन से, अंग और आह, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, क्षेत्र, ज्ञा, अवसर। अब तो नहीं बोलोगी, संयुक्त व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, द्विगुण व्यंजन कितने बेटा, 2। तो टोटल वर्णों की कुल संख्या कितनी भाई, 52 यानी कि 52। अच्छा, स्वर कितने हैं बेटा हम पे, 11। स्वर होते क्या है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती अपन को स्वरों को बोलने के लिए, किसी की सहायता, हाँ, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, स्वर तुरंत ही कम, जैसे आ, ई, उ, कम समय लग रहा है ना, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि बाबा। टोटल स्वर कितने हैं बेटा, 11। अब देखो स्वरों के भेद पढ़े हमने, तो उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए गए, 3। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर बोलो एक बार, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों को कितने भेद हैं, 3। फिर बोले एक बार, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। बाकी बार हास्य स्वर पढ़े, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा लगती है, वे हास्य स्वर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, हास्य स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि बाबा। और इन्हीं ह्रस्व स्वरों को बताओ और किस नाम से जानते हैं हम, मूल स्वर किन्हें कहा जाता है, सर जो ह्रस्व स्वर है उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4। कुल स्वर कितने हैं, 11। व्यंजन कितने हैं, 33। अयुग्मा कितने हैं, 2। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। द्विगुण व्यंजन कितने हैं, 2। अब देखो आगे, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी 2 गुना या ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, अर्थात 2 मात्रा लगती हैं। इनमें 2 स्वरों की संधि होती है। सबसे यहाँ पर इनमें 2 स्वरों की क्या होती है बताओ, संधि होती है। कितने स्वरों की संधि, 2 स्वरों से मिलकर बनता है एक दीर्घ स्वर। कैसे, जिरा, जैसे आ में 2 स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई में ई, उ, और ए में देखो। अब बेटा देखो, जहां उच्चारण स्थान बदलना है वे विजाती है, जहां उच्चारण स्थान सेम के सेम है वे सजाती है। तो सजाती विजाती तो हमने वैसे आगे भी लिखा दिए तो। और सभी दीर्घ स्वरों को बताओ किस नाम से जानते हैं, संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखो, प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अरे भैया, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है।
वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, इनका प्रयोग काय में करते हैं बताओ? संस्कृत में करते हैं। संस्कृत में किया जाता है, जैसे दूर से पुकारने, रोने, गाने, चिल्लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लुत स्वरों का। जैसे ओम, जैसे अपन आहुति देते हैं हवन कुंड वगैरह पे, तो देखा जो आहुति देने वाले पंडित होते हैं ना, वो तान खींचते हैं। तो बताओ क्यों खींचते हैं? ओ, तो बताओ कौन से भाव में खींचते हैं? प्लुत स्वरों का प्रयोग करते हैं। कौन से स्वरों का प्रयोग करते हैं? प्लुत स्वरों का। इसके बाद हम तुम्हें कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, है ना।